आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लोकपाल, लोकायुक्त, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन। देखो, ये जो बेसिकली ये जो लोकपाल है, लोकपाल का काम क्या है, ठीक है ना। इसकी टेक्निकलिटीज़ में तो हम जाएंगे, बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं इसकी, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, बेसिक इसकी स्पिरिट क्या है, मतलब लोकपाल है क्या और क्यों ज़रूरत पड़गी इसकी। तो जो लोकपाल है, लोकपाल का काम है जो कुप्रशासन है, जो भ्रष्टाचार है, उसको डील करना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। ये एक ऐसी संस्था है, हमारे देश में जो लोकपाल बनाया गया है 2013 का जो एक्ट है उसके अंडर ये बनाया गया है। तो उसके हिसाब से इसके जो है 8 तो इसके जो मेंबर्स होंगे और 1 इसका अध्यक्ष होगा। इनका काम क्या है? इनका काम है भाई, इनका काम है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को कम करना। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आएंगी इनको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी इंक्वायरी करना, ठीक है ना। तो वो इसका बेसिकली काम जो लोकपाल का वो ये काम है, ठीक है। अब देखिए ये जो कंसेप्ट आया कहाँ से है भाई, ये आया है स्वीडिश, मतलब स्वीडन से आया है। ये जो ओम्बुड जो शब्द है ये बेसिकली क्या है, ये स्वीडिश शब्द है। इसका अर्थ क्या है, किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला। जैसे लोकपाल है भाई, किसका प्रतिनिधि है? जनता का प्रतिनिधि है, ठीक है ना। राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है, लेकिन वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता के लिए काम करेगा। जो मतलब कि जो विक्टिम हैं, जो लोग जिनको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार है, वो अधिकारी भ्रष्ट है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसने गलत तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, वो कंप्लेन करो तो लोकपाल जो है उसकी इंक्वायरी करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि प्रतिनिधित्व, इसका प्रतिनिधि है, क्या है, जनता का प्रतिनिधि है। और ओम्बुड्समैन का तात्पर्य संस्था से जो कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा करती है, ये इसकी स्पिरिट है, ये इसकी आत्मा है लोकपाल की, ये समझ लो भाई, ठीक है ना। और ओम्बुड्समैन नामक संस्था भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जानी जाती है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो लोकपाल है वो केंद्रीय स्तर पे है, और जो लोकायुक्त है, जैसे हरियाणा में भी लोकायुक्त है, तो स्टेट में जो अपॉइंटमेंट होती है उनकी लोकायुक्त के नाम से होती है, लेकिन कई जगह लोकपाल भी है, वो हम आगे देखेंगे। और ओम्बुड्समैन की सर्वप्रथम जो स्थापना है 1809 में स्वीडन में हुई थी। उसके बाद फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क में 1955 में, नॉर्वे में 1962 में, और इनके अतिरिक्त न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, इनमें भी इस तरीके की जो संस्थाएं, नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो है इस तरीके की संस्थाएं काम करती हैं। जैसे ब्रिटेन में 1967 से जो है संसदीय आयुक्त, मतलब कि पार्लियामेंट जो कमिश्नर है उसके नाम से ये संस्था है। ओम्बुड्समैन एक निष्पक्ष तथा कार्यकुशल संस्था मानी जाती है, क्योंकि एक स्वतंत्रता पूर्वक किसी मुद्दे की जांच कर सरकार को कार्रवाई करने का परामर्श देती है। तो अब आप लोगों को लगेगा कि हमारे देश में तो दुनिया भर का भ्रष्टाचार है, तो लोकपाल कर क्या रहा है? लोकपाल है, सीबीआई है, सीवीसी है, इसके अलावा बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो मतलब कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, वो काम कर रहा है। फिर भी मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? किसी भी दुकान पर चले जाओ, मिलावटी चीज़ें जो है मिलेंगी, घी मिलावटी मिलेगा, जो है कि बेसन मिलावटी मिलेगा, दूध मिलावटी मिलेगा, मतलब हर चीज़ में जो है अडल्ट्रेशन है, मिलावट में है, और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, बगैर पैसे कोई काम ही नहीं करता, ठीक है ना। तो ये सवाल आपके ऊपर है कि भाई लोकपाल जैसी संस्था हमारे देश के अंदर है ना, तो वो फिर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, ये सवाल आपके ऊपर है। तो आप इसका जानने का प्रयत्न करें, हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो गेराल्ड यील्डकेडन के अनुसार ओम्बुड्समैन संस्था जनता के अंतःकरण, कॉन्शियंस संस्था का स्वरूप है भाई, जनता का अंतःकरण है, यह जनता का प्रतिनिधि करती है, ठीक है ना। लोग चाहते हैं कि भाई इस तरीके की संस्था हो और भ्रष्टाचार को डील करे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें इसका विकास भारत के अंदर, मतलब कब शुरुआत हुई थी, कब ये बनाया गया था, इसकी डिटेल है। वैसे इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। बेसिक सा देख लेते हैं। 1963 में सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष हरीशचंद्र माथुर समिति, हम जिसको जानते हैं हरीशचंद्र माथुर, इसके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने सुझाव दिया था कि ओम्बुड्समैन जैसी संस्था भारत में भी होनी चाहिए। और संसद सदस्य LM सिंह भी ने यह मांग संसद में उठाई थी कि इसे लोकपाल का नाम दिया जाए।
ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि एक जीके के लिए। भाई लोकपाल जो शब्द है वो किसने सुझाव दिया था इसका, है ना? तो LM सिंघवी ने जो है दिया था इसका नाम। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी, जो पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, उसने भी कहा था कि जन अभियोग निराकरण की समस्याएं नामक प्रतिवेदन में ये बात थी कि केंद्रीय स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर जो है लोकायुक्त जैसी संस्था जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। और आयोग की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम 9 मई 1968 को लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक संसद में जो है प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी। तो इस तरीके से ना इसकी एवोल्यूशन है, इसमें एवोल्यूशन तो आप किताब में पढ़ लेंगे, हम लास्ट में चलते हैं फिर इसके। ठीक है। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाते हुए एक नया विधेयक 14 अगस्त 2001 में, मतलब प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका तथा 6 फरवरी 2004 को 13वीं लोकसभा, मतलब टाइम से पहले ही भंग होगी। फिर इसके बाद क्या है कि ये पास ही नहीं हुआ। और संसद में जो है लगभग 8 बार पेश हुआ लोकपाल विधेयक सदैव ही मतलब कि विवाद का विषय रहा और वो जो पास नहीं हो पाया। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं इसमें 8वें अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन 27-28 सितंबर 2004 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने मत प्रकट किया कि लोकपाल संस्था की शीघ्र स्थापना होनी चाहिए। इसके दायरे में खुद राष्ट्रपति ये बात कह रहा है, इसके दायरे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी आना चाहिए। एक प्रभावी जन लोकपाल कानून के लिए समाज सेवी अन्ना हजारे ने अप्रैल 2011 में नई दिल्ली में आमरण अनशन भी किया था और सरकार उसके लिए फिर तो है गंभीर भी हो गई थी। और जो वित्त मंत्री थे उस टाइम के, जो प्रणब मुखर्जी बाद में राष्ट्रपति बने थे, तो उनकी अध्यक्षता में जो है एक प्रारूप समिति जो है बनाई गई थी। सिविल सोसाइटी की ओर से 2011 में जन लोकपाल नाम से एक ड्राफ्ट बनाया गया, जबकि तत्कालीन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उसने 2010 में के लोकपाल जो बिल ड्राफ्ट तैयार कर सभी मंत्रालय और विभागों से सुझाव मांगे थे। 2011 में बनी 10 सदस्यीय प्रारूप समिति में सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी, P चिदम्बरम, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, सिविल सोसाइटी की ओर से अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, ये जो इसके मेंबर्स थे। वो जो बहुत भारी जो है वो अनशन दिल्ली में भी हुआ था ना। ठीक है। तो ये इन लोगों ने एफर्ट्स किए थे और अंततः 4 अगस्त 2011 को लोकपाल 9वीं बार लोकसभा में V नारायण स्वामी ने प्रस्तुत किया, जिसमें प्रधानमंत्री को जांच के दायरे से बाहर रखा गया था। ये बिल 8 अगस्त 2011 को संसद की स्थायी समिति कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय को भेजा गया और अभिषेक मनु सिंघवी, जो बहुत बड़े वकील हैं, की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कुछ संशोधन जो है सुझाए थे और बिल 22 दिसंबर 2011 को पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। 29 दिसंबर 2011 लोकपाल बिल राज्यसभा में भेजा गया। संशोधन के बाद 21 मई 2012 को पुनः प्रस्तुत किया गया। ये तो प्रोग्रेस है इसकी। देखो लास्ट में हम देखते हैं कहाँ ये पास किया गया था। ये जो है राष्ट्रपति ने लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 को 1 जनवरी 2014 को ये मतलब कि लोकपाल विधेयक का नाम है लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013। इसको राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को स्वीकृति दी तथा उसी दिन इसको जो है अधिसूचना जो जारी कर दी गई थी और 16 जनवरी 2014 से लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू कर दिया गया था। ये याद रखना भाई, कब लागू किया गया था, कब इसको पास किया गया, कब स्वीकृति दी गई थी। देखो इसको ऊपर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पास कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी जो वॉकआउट कर गई थी। चूँकि इस विधेयक में 14 संशोधन हो चुके थे, अतः बिल वापस लोकसभा में आया और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा ने इसको जो है पारित कर दिया और उसके बाद जो है अन्ना हजारे ने भी जो है अनशन तोड़ दिया था। ये पता लग गया भाई कब ये जो लागू किया गया था। अब देखते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान। इसका उद्देश्य, इस अधिनियम की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि ये कानून सरकारी कार्मिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों की जांच हेतु संघ के मामले में लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्त नामक संस्था जो है स्थापित की गई है।
संघ के जो केंद्र सरकार के कर्मचारी मंत्री वगैरह उसके लिए लोकपाल, और राज्यों के लिए लोकायुक्त, जो भ्रष्टाचार के जो मामले होंगे उनकी जो है जांच करेगा। चूँकि भारत संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार विरोधी कन्वेंशन को का इसका एक मेंबर है और इस पर साइन कर चुका है, तो ये इस तरीके की संस्था जो है बहुत ज़रूरी थी, और ये अधिनियम जो है पूरे भारत में जो है ये लागू किया गया है, ठीक है ना। और देश से बाहर जो सरकारी का कर्मचारी जैसे एम्बेसीज वगैरह में काम करते हैं वो भी इसके दायरे में आते हैं। सैन्य सेवाएं जो है वो इसके दायरे से बाहर है। आगे लोकपाल अधिनियम धारा 3, एक बहु जो सदस्य है, मतलब एक से ज़्यादा इसमें सदस्य हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका कोई या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, इनमें से एक। लोकपाल में 8 सदस्य होंगे, जिनमें आधे न्यायिक सदस्य है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं या हैं। न्यायिक सदस्यों के अतिरिक्त 6 सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास कम से कम 25 वर्ष का भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा, बैंकिंग, कानून प्रबंध, इन क्षेत्रों का अनुभव होगा, ठीक है। और सदस्यों में से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगी, ठीक है। अलग कम से कम 4 सदस्य। अध्यक्ष तथा सदस्य सांसद, विधायक या पंचायत, नगर पालिका इत्यादि के सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष तथा सदस्य नैतिक अधमता के लिए सज़ा प्राप्त न हो और तथा संघ या राज्य सरकार से बर्खास्त ना हुए हों, नैतिक पतन ना हो उनका, ना अब तो सरकार ने बर्खास्त कर रखे हों, हटा रखे हों, भाई हटा रखे हैं तो कोई ना कोई कराए, कोई गड़बड़ करी होगी तभी हटाए गए होंगे, तो इस तरीके के सदस्य नहीं होने चाहिए। अध्यक्ष तथा सदस्य कम से कम 45 वर्ष के आयु के हों और किसी भी लाभ के पद पे ना हो, नौकरी नाकरी ना करता हो, और राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होना चाहिए उनका, और किसी व्यवसाय पेशे से संबंधित नहीं, कोई बिजनेसमैन ना हो बड़े बड़े भाई, वो उस तरीके से लगा दें तो बिजनेस देखेंगे फिर। नियुक्ति, लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर जो है स्टैंप जो होती है, जारी एक वारंट से एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे की जाएगी, ठीक है। और वो सिलेक्शन कमेटी कौन सी होगी? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा सिलेक्शन कमेटी का, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य, प्रतिपक्ष अपोजिशन का जो लीडर होगा सदस्य, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नॉमिनेटेड सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश। इस समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा रिकमेंडेड, अनुशंसित और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रसिद्ध न्यायविद। ये 1 2 3 4 5 इसके सदस्य होंगे। ये तो होगी भाई सिलेक्शन कमेटी। अब ये सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? सिलेक्शन कमेटी जो है एक सर्च कमेटी का गठन करेगी। सर्च कमेटी वो ढूंढेगी कि भाई कौन कौन से मेंबर जो है वो लगाने हैं। चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन या पैनल बनाने के लिए खोज समिति का गठन करेगी। इसमें कम से कम 7 सदस्य होंगे। सिलेक्शन कमेटी अलग है भाई, खोज कमेटी अलग है, वो ध्यान रखना। तो इसमें कम से कम 7 सदस्य होंगे जो भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, बैंकिंग, कानून प्रबंध, इस क्षेत्र के जो है अनुभवी व्यक्ति होंगे सर्च कमेटी। इस समिति में कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है। इसमें भी 7 सदस्यों में भी। चयन समिति खोज समिति की सिफारिशों के अलावा, ठीक है, जो सर्च कमेटी है जो नाम ढूंढ के देगी भाई इसको अध्यक्ष लगाया जाए, इसको मेंबर लगाया जाए, इसके अलावा भी सिलेक्शन कमेटी जो फाइनल करेगी नाम, वो बाहर से भी दूसरे आदमी भी जो है मेंबर लगा सकती है। ज़रूरी नहीं कि भाई सर्च कमेटी ने जो नाम रिकमेंड करे उन्हीं को लगाना है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकपाल के अध्यक्ष तथा किसी सदस्य का कार्यकाल पूरा होने से 3 माह पूर्व नए व्यक्ति की नियुक्ति की कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। आगे कार्यकाल क्या रहेगा इसका? लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष या 70 वर्ष, इसमें से कोई भी पूरा हो जाए, या तो 5 साल कंप्लीट हो जाए 70 साल, तो वो हट जाएगा। किसी सदस्य को अध्यक्ष पद हेतु लोकपाल में पुनर्नियुक्ति मिल सकेगी बशर्ते उसका कुल दोनों का कार्यकाल 5 साल हो। कोई अध्यक्ष लगाया गया है, मान लिया उसको 2 या 2.5 साल हो गए, इसमें मेंबर लगे हुए, सदस्य लगे हुए, अध्यक्ष नहीं सदस्य। अगर अध्यक्ष कोई उसका कार्यकाल पूरा हो गया है
और वो हट गया है तो सदस्य को जो है अध्यक्ष लगाया जाएगा। वो अध्यक्ष 5 साल के लिए नहीं होगा, जो बच गए ना 2.5 साल तो सदस्य के रूप में काम कर लिया उसने, और जो 2.5 साल बच गए वो 2.5 साल के लिए ही जो है अध्यक्ष होगा। टोटल 5 साल वो जो है काम करेगा। लोकपाल संस्था छोड़ने के पश्चात कोई भी अध्यक्ष या सदस्य कूटनीति, प्रशासनिक कार्य, कोई भी पद इस तरीका का जो है वो ग्रहण नहीं करेगा। संघ या राज्य में लाभ का पद नहीं लेगा और 5 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक तथा या स्थानीय संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ेगा। पद मुक्ति पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकपाल का अध्यक्ष तथा सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र से जो है इसको त्यागपत्र दे करके जो पद छोड़ सकता है। साथ ही राष्ट्रपति भी उसे हटा सकता है कि वो दिवालिया घोषित हो जाए, ठीक है, या लोकपाल से बाहर जा कर के कोई काम करना शुरू कर दे वो, या शारीरिक या मानसिक रूप से जो है वो काम करने में जो है अक्षम हो, तब राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। अधिनियम की धारा जो 37 है ये प्रावधान करती है कि लोकपाल अपने ही अध्यक्ष तथा सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की जांच नहीं कर सकेगा। बाकी तो कर सकेगा, मंत्रियों की, सिविल सर्वेंट्स हैं, ग्रुप ए बी सी डी के जो कर्मचारी हैं सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाई मतलब कि इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन अपने ही सदस्यों और अध्यक्ष के जो है वो उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। इससे संबंधित कदाचार की शिकायत को संसद के कम से कम 100 सदस्य, ध्यान रखना भाई ये चीज़, अगर किसी लोकपाल के अध्यक्ष या मेंबर के खिलाफ कोई कंप्लेंट है या ऐसा लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो संसद के 100 सदस्य, लोकसभा के और राज्यसभा के मिक्स भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करके देंगे कि भाई इस आदमी को जो है अध्यक्ष पद से या मेंबर पद से हटाना है, काम सही नहीं कर रहा है, या भ्रष्टाचार में ये इन्वॉल्व है, या इसने कोई और काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के, इसके बाद जो राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जांच जो है वो सौंपेगा, और सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात जो है इसके पद से हटाया जा सकता है। एक तरीके से इम्पीचमेंट है, महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं होगा इसको हटाना। और इस बीच सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से राष्ट्रपति आरोपी को निलंबित या मतलब सस्पेंड रख सकता है जब तक उसकी इंक्वायरी चलेगी। लोकपाल में रहते हुए कोई भी लाभ का पद ग्रहण करना या अन्य हितों से जुड़ना कदाचार की श्रेणी में आएगा। वही कोई भी लाभ का पद जो है ग्रहण कर लिया तो हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते, लोकपाल के अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान और सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है वेतन और भत्ते मिलेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसका जो वेतन है वो 2,80,000 है, प्लस और फैसिलिटीज़ हैं, भत्ते वगैरह मिलते हैं। तो अध्यक्ष को, लोकपाल के अध्यक्ष को ये जो है तनख्वाह मिलेगी और दूसरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और जो सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे जो न्यायाधीश हैं, जो मेंबर्स होंगे लोकपाल के, उनको उसके बराबर जो है तनख्वाह मिलेगी 2,50,000, और प्लस डीए वगैरह वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर कोई रिटायर है लोकपाल का अध्यक्ष या मेंबर और वो वहाँ से पेंशन ले लिया, मान लिया वहाँ से 1 लाख रुपये पेंशन ले रहा है वो, तो अगर उसकी 2.5 लाख रुपये सैलरी है तो उसको 1.5 लाख रुपये ही मिलेंगे, ठीक है। आगे आंतरिक संरचना, अब इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा भाई। लोकपाल में प्रशासनिक पद पर जो है सर्वप्रथम जो व्यक्ति होगा सेक्रेटरी होगा, जो भारत सरकार के सचिव के, भारत सरकार का जो सेक्रेटरी है उसके जो बराबर होगा वो। उसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा उस पैनल से की जाएगी जो केंद्र सरकार भेजेगी। और आगे लोकपाल में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के 2 निदेशक, क्रमशः निदेशक डायरेक्टर, मतलब जो एडिशनल सेक्रेटरी है, अतिरिक्त सचिव के लेवल के 2 जो डायरेक्टर होंगे, एक तो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन, जो केस वगैरह करते हैं, किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है, कोर्ट में केस वगैरह डालना है तो उसको जो है बोलेंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो है वकीलों को हिदायत देगा, वो वकील जाके जो है वो उसमें कोर्ट में जा कर के जो है उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ केस दायर करेंगे। और डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी वो इंक्वायरी करता है। तो ये 2 तरीके के जो है इसके जो डायरेक्टर होंगे, जो भारत सरकार के एडिशनल जो सेक्रेटरी है उसके पद के इक्वल होंगे। और इनकी नियुक्ति जो है अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष के निर्देशानुसार सदस्य अन्य अधिकारी केंद्र सरकार से प्राप्त पैनल से, केंद्र सरकार पैनल भेजेगी, उसमें से ही जो है ये लगाने हैं। आगे अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए जो है संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके राष्ट्रपति जो है नियम बना सकता है।
और सचिव तथा अन्य कार्मिकों की सेवा शर्तों का निर्धारण लोकपाल करेगा, जिससे राष्ट्रपति से जो है अनुमोदित कराया जाएगा। लोकपाल के दो मुख्य खंड होंगे, लोकपाल के दो खंड हैं, एक तो इंक्वायरी विंग और दूसरा जो प्रोसिक्यूशन विंग, वो जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है तुम्हारे को। जो जांच है ये तो जांच करेगा ही, ठीक है ना, अधिकारी मंत्रियों के खिलाफ। अभियोजन जो है वो जो केस कूस करना है, न्यायालय में जा कर के जो है केस रखना है अपना, ठीक है। ये इसका जो ढांचा है ये देख सकते हो आप, लोकपाल, सचिव, ठीक है, मैंने बताया, इंक्वायरी विंग, प्रोसिक्यूशन विंग। तो इंक्वायरी में कौन कौन आते हैं इसमें देखो, इसमें एक तो हो गया सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और दूसरा है सीबीआई, ठीक है ना। ये जो है इंक्वायरी करेंगे किसी भी भ्रष्ट अधिकारी या मंत्री के खिलाफ। क्षेत्राधिकारी, इसका एरिया कौन सा होगा, कहाँ ये काम करेगा। वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कर सकता है या रह चुका है, के विरुद्ध लोकपाल भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की सुनवाई करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विषयों निर्णय, आंतरिक विषय निर्णय लोकपाल के दायरे से बाहर होंगे। ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब कार्रवाई तो करेगा प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये काम किए गए ना, इनकी इंक्वायरी नहीं करेगा, जो मैंने बताया अभी, ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों से युक्त पूर्ण बेंच में से, बेंच का मतलब क्या होता है कि जैसे उसके 8 या 9 मेंबर्स होते हैं, तो बेंच 3 की या 4 की बेंच बनाई जाती है। पूर्ण बेंच में तो पूरे ही आएंगे, 9 के 9 आएंगे। पूर्ण बेंच में 2/3 बहुमत से निर्णय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जाँच हो या नहीं हो, ठीक है ना। तो जो 9 मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे 2/3 बहुमत के साथ। 2/3 बहुमत नहीं आता तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है जाँच नहीं होगी। ऐसी जांच कैमरे में दर्ज की जाएगी, रिकॉर्ड होएगी सारी की सारी, ठीक है। और वो फिर लोकपाल ये डिसाइड करेगा कि भाई ये जो जांच करनी है कंटिन्यू करनी है या इसको जो है निरस्त करना है, ठीक है। और उसके बाद ये तो प्रधानमंत्री की बात हुई, उसके बाद और कौन सा एरिया आएगा जो ये जांच करेगा। ऐसा व्यक्ति जो संघ में मंत्री रह चुका है या है केंद्र सरकार में मंत्री, संसद के किसी भी सदन का सदस्य रह चुका है या है, एमपी है या है, राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। संघ के मामलों में ग्रुप ए और बी के अधिकारी, और संघ के मामलों की, ये लोकपाल जो काम करता है केंद्र सरकार के लिए काम करता है, केंद्र सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी मंत्री उनके लिए। और उसके बाद है ग्रुप सी और डी। उसके बाद है दूसरा, संसद के कानून से बने या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, मतलब कि पार्लियामेंट जो एक्ट बनाती है, बोर्ड बनाती है, कमीशन, निगम वगैरह बनाती है ना, और उसको जो है वो फाइनेंस देती है, पैसे की सपोर्ट देती है, तो उसके खिलाफ भी जो है ये इंक्वायरी कर सकता है। चाहे कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ऑटोनोमस कोई बॉडी है कॉरपोरेशन है, कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष हैं या मेंबर्स हैं या तो हैं या पहले भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, ठीक है। और ऐसे प्रकरणों में, ऐसे केसेस के अंदर यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के कार्यों से संबंध हो या राज्य सरकार में काम कर रहा है ना, तो राज्य सरकार की भी जो है उसमें अनुमति ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद है केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः एवं अंशतः वित्त पोषित सोसाइटी। कई बार क्या होता है, सरकार जो है किसी भी सिविल सोसाइटी को या किसी और भी संस्था को 100% पैसे देती है, कई बार 40%, 60% पैसे देती है, तो उसके खिलाफ भी जो है ये और जो रजिस्टर्ड है वो, उसके खिलाफ भी जो इंक्वायरी कर सकती है। अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई करती है। उसमें कौन होते हैं, पहले निदेशक, प्रबंध निदेशक जो होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मतलब इस तरीके के जो हैं अधिकारी। और ऐसे संगठनों की वार्षिक आय संबंधी सीमा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित करेगी, ठीक है। तो ये मतलब कि मोटी ही बात तो ये है कि भाई जो केंद्र सरकार जो है ऐसी किसी सोसाइटी को, ऐसी संस्था को जो पैसे देती है, सरकारी पैसा दिया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी कर सकती है, बस ध्यान रखना बस। उसके बाद इसमें किसी ऐसे संगठन या संघ या ट्रस्ट जो कानून से पंजीकृत हैं और इसके जो कार्यरत निदेशक हैं, इसके मेंबर्स हैं, सचिव हैं, और जो विदेशी अंशदान अधिनियम 2010, जो बाहर से जो पैसा आता है संस्थाओं के पास, उसकी भी ये जाँच कर सकती है, ठीक है। और अंतर्गत जब विदेशी स्रोतों से 10 लाख रुपये अधिक आते हैं तब इंक्वायरी करेगी, ठीक है। और उसके बाद इसकी बाध्यताएं क्या है भाई,
बाउंडेशन क्या है? लोकपाल संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए मत के क्रम में किसी भी भ्रष्टाचार और रोकी। कई बार क्या होता है ना, राज्यसभा में, लोकसभा में कोई मंत्री या एमपी या कोई भी मेंबर है, वो अजीब सी बात बोल देता है, ऐसा लगता है तो भ्रष्ट आदमी है, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करेगी। लोकपाल को की गई शिकायत की जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत जांच नहीं हो सकेगी। ये टेक्निकल सी बात है। और उसके बाद देखो इसकी शक्तियाँ क्या हैं, पावर्स क्या हैं। अब इसमें देखते हैं अधिनियम का अध्याय कितना हो गया, ये 8 धारा 25 लोकपाल को जो इस तरीके की अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो शक्तियाँ दी गई हैं। क्या है? जो मामले लोकपाल द्वारा सीबीआई को भेजे जाएंगे उनका सुपरविज़न, उनकी निगरानी जो है वो लोकपाल करेगी। पहली पावर। जो शिकायतें लोकपाल द्वारा सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भेजी जाएंगी उनके बारे में निर्धारित अवधि पर आयोग लोकपाल को की गई कार्रवाई का विवरण भेजेगा तथा लोकपाल प्रकरणों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु निर्देश देगा। भाई सीबीआई और सीवीसी जो है इसके अंतर्गत काम करेगी, जो भी इसको जो है केस दिए जाएंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो केस है ये लोकपाल को रिपोर्ट करेंगे, सीवीसी भी और ये भी सीबीआई भी। सीबीआई का कोई भी अधिकारी जो लोकपाल द्वारा भेजे गए किसी केस की जांच कर रहा है उसका लोकपाल की अनुमति के बिना ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सीबीआई उन केसों पर जो लोकपाल द्वारा भेजे गए उन हेतु अधिवक्ताओं मतलब वकीलों का एक पैनल लोकपाल की सहमति से तैयार करेगा, ठीक है ना। सीबीआई उन प्रकरणों का, उन केसों का जो लोकपाल ने जो सीबीआई को दिए हैं, कौन सा वकील भाई उसको कोर्ट में पेश करेगा, लोकपाल की सहमति से लोकपाल ही डिसाइड करेगा भाई कौन से वकील हैं, उनका पैनल बनाया जाएगा, वही केस प्रस्तुत करेंगे वो, ठीक है। लोकपाल द्वारा भेजे गए प्रकरणों की केसों की प्रभावी जांच हेतु होने वाले खर्चा जो है केंद्र सरकार जो है वो वहन करेगी, केंद्र सरकार देगी। सीबीआई मन मान ले भाई कोई किसी केस के अंदर जो सीबीआई को फॉरेन में जाना पड़ जाए, देश के दूसरे कोने में जाना पड़ जाए, खर्चा तो होता ही है, तो खर्चा जो है केंद्र सरकार जो है उसको देना पड़ेगा। यदि लोकपाल को किसी स्थान पर किसी प्रकरण से संबंधित दस्तावेज छिपाए गए हैं तो वह किसी भी अभिकरण मतलब सीबीआई को इसे जांच दी गई है, जिसको जांच दी गई है उनकी खोज तथा जब्त करने को प्राधिकृत करेगा। मान लिया कि भाई किसी केस के संबंध में कोई कागज़ किसी ने छुपा लिए, तो जो सीबीआई को जो है ये पूरी पावर दे देगा कि आप उसको खोजो, उसको ढूंढो और उसको जब्त करो। यदि लोकपाल को लगेगा कि जब्त किए गए दस्तावेज प्रकरण की जांच में सबूत हो सकते हैं तो वह स्वयं या संबंधित जांच अधिकारी की अभिरक्षा में रखेगा। मान लिया जो कागजात सीबीआई को इसको लोकपाल को मिल गए वो अपनी रक्षा में ही रखेगा अपने अंडर, या फिर सीबीआई के किसी अधिकारी को दे देगा भाई इसको रखो आप। अगर वो ओरिजिनल वापस भी देने पड़ गए तो उनकी फ़ोटोकॉपी जो है लोकपाल रखने का उसके पास जो है पावर होगी, उसको अधिकार होगा। लोकपाल की जाँच प्रारंभिक पूछताछ हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियों से युक्त होगी। सिविल न्यायालय अब देखते हैं किस तरीके की होती है ये। लोकपाल को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत इस तरीके की शक्तियाँ कौन सी, गवाहों को सम्मन भेजना, बुलावा, उसको आना पड़ेगा, सम्मन अगर जारी कर दिया, और उनकी उपस्थिति बाध्यकारी बनाना, ये कंपलसरी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके शपथ पत्र, जो शपथ पत्र देता है उसकी जाँच करना। एफिडेविट देते हैं ना कोर्ट में, भाई मैंने ये किया या ये नहीं किया, तो मैं यहाँ गया था या नहीं गया था, या मैं उस टाइम वहाँ मौजूद था, तो इस तरीके की जांच वो बता देगा कि भाई ये जो मर्डर हुआ या भ्रष्टाचार उस टाइम तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो वहाँ था, हैदराबाद में था। तो ये जो है उस एफिडेविट की जांच करेगा, भाई जाके पता कर पाओ कि ये जो अधिकारी है उस टाइम हैदराबाद में था कि नहीं था। और उसके बाद इसका जो किसी अदालत अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड तथा उसकी प्रति मांगना, ठीक है। अगर कोई कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी अदालत में है, तो वो वहाँ से मांग सकता है, किसी भी सरकारी अधिकारी से उसको कागज़ को वो मांग सकता है लोकपाल। सबूतों तथा दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन, ये कमीशन भी बना सकता है लोकपाल। अगर किसी केस की जांच करनी है या कोई ऐसा कोई मुद्दा है जिसके लिए कमीशन, एक्सपर्ट्स का कमीशन बनाया जाए कि भाई इसकी जांच करनी है, तो कमीशन भी बना सकता है। लोकपाल के सम्मुख मतलब लोकपाल के सामने होने वाली कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। ये न्यायिक, क्योंकि पता लगी गया ये जज मतलब कि कोर्ट की तरह भी काम करेगा ये। और उसके बाद जो प्रारंभिक जांच है,
के प्रयोजन हेतु लोकपाल किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी, संगठन या जांच अभिकरण की सेवाएं ले सकता है। इंक्वायरी के लिए मान लिया सीबीआई की, सीवीसी की या किसी पुलिस डिपार्टमेंट की या राज्य सरकार के अंदर कोई डिपार्टमेंट है, वो उसकी जो है सर्विसेज ले सकता है, सेवाएं ले सकता है। और उसके बाद उपयुक्त के क्रम में ऐसा अधिकारी या जांच अभिकरण लोकपाल के अधीक्षण में किसी व्यक्ति को बुला सकेगा। कोई दस्तावेज की मांग कर सकता है, रिकॉर्ड की प्रतिलिपि ले सकेगा। ठीक है ना, ये मैंने पहले बताया। कोई जांच है किसी केस के अंदर तो लोकपाल किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, और कोई अगर कागज़ की ज़रूरत है तो कागज़ मंगवा सकता है, या कोई रिकॉर्ड वगैरह है वो मंगवा सकता है। तो ऐसी स्थिति में लोकपाल निर्धारित की गई समय अवधि में रिपोर्ट मांग सकता है कि 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करो। लोकपाल या उसके द्वारा अतिरिक्त अधिकारी को किसी कारण से लगे, अगर लोकपाल को लगे कि आरोपी व्यक्ति की संपत्ति भ्रष्ट तरीके से संबंधित है, तो वह पहले 90 दिनों के लिए इसको अटैच कर सकता है, कि मतलब अंडर ले सकता है। वो अटैच का मतलब है अंडर रहेगी, वो लोकपाल के पास ही रहेगी। वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा उस टाइम, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, उसका वो कोई यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा करके उसका लिखित विवरण विशेष न्यायालय में, स्पेशल जो है कोर्ट होती हैं, को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी विशेष कोर्ट के आगे जो है इसकी अवधि निर्धारित की जाएगी। संपत्ति को संबंध करते ही, मतलब अटैच करते ही, अपने अंडर करते ही 30 दिनों के भीतर लोकपाल अभियोजन खंड को विशेष न्यायालय के तत्संबंध विवरण को रखने को कहेगा। मतलब जैसे ही जो संपत्ति जो है अपने अंडर ले ली लोकपाल ने, तो 30 दिनों के भीतर ही जो है उसका जो है विशेष न्यायालय के अंदर जो है उसकी डिटेल जो है वो रखी जाएगी स्पेशल कोर्ट के अंदर। विशेष न्यायालय ऐसी संपत्ति की अटैचमेंट का स्थायीकरण करेगा जो विशेष न्यायालय में प्रकरण चलते रहने तक रह सकेगा। ठीक है ना, ये स्पेशल कोर्ट की पावर है कि वो अटैच जो प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या करता है। यदि कोई लोक सेवक दोषमुक्त हो जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उसकी संबंध जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको जो है वापस कर दी जाएगी, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ। यदि लोक सेवक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के दोषी करार दिया जाता है तो उसकी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी, केंद्र सरकार के अधीन रहेगी तथा यह लीज होल्ड या किसी वित्तीय संस्था के ऋण इत्यादि से मुक्त रहेगी। भाई यूँ ध्यान रखना कि भाई जो भ्रष्ट व्यक्ति है साबित हो जाता है तो वो जो है सरकार के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, वो कुछ भी कर सकती है। यदि लोक सेवक मतलब कि सरकारी अधिकारी या मंत्री कोई भी हो सकता है, विशेष न्यायालय से दोषमुक्त हो जाए, ये मैंने पहले बताया है, या उच्च न्यायालय द्वारा जब्ती संशोधित अनुल्ड की घोषित की जाए तो वह संपत्ति उस लोक सेवक को लौटा दी जाएगी तथा 5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ये मैंने बताया था। यदि भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच में लोकपाल को प्रथम दृष्टया लोक सेवक भ्रष्टाचार में लिप्त लगे, अगर प्रारंभिक जांच में, पहले की जांच में अगर लोकपाल को लगता है कि ये जो लोक सेवक है, मंत्री या सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये क्या है कि उस कार्मिक के ट्रांसफ़र और सस्पेंशन की सिफारिश जो है केंद्र सरकार को करेगा। ठीक है ना, वो कह सकता है कि इसको या तो सस्पेंड कर दो या फिर इसको जो है ट्रांसफ़र जो है कर दो। ऐसी सिफारिश में अवधि भी वर्णित की जाएगी। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र भी करवा सकता है या रोक भी सकता है कि इसको ट्रांसफ़र नहीं करना है या इसको सस्पेंड नहीं करना है, मतलब जो लोकपाल कहेगा उसके हिसाब से सरकार करेगी। केंद्र सरकार उपयुक्त सिफारिशों सामान्यतः स्वीकार करती है, किंतु किन्हीं प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना संभव ना हो तो जो है सरकार को इसको लिखित में देना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी कार्रवाई होती है सरकार को रिकमेंड करती है कि भाई आप ये इस तरह की कार्रवाई करें। अगर सरकार नहीं, केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो जो है इसको लिखित में जवाब देना पड़ेगा। लोकपाल अपने सदस्यों, अधिकारियों तथा कार्मिकों को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ लिखित में प्रत्यार्जित कर सकेगा। ठीक है, आगे मतलब प्रत्यार्जित का मतलब डेलीगेट करना, पावर देना कि भाई मेरे भी आप पे आप काम करिए, शक्ति दे देना उसको। पहले से चल रहे प्रकरण संबंधित न्यायालय, एजेंसी, आयोग या संसद जहाँ भी हैं यथावत चलते रहेंगे। विशेष न्यायालय, मैंने स्पेशल कोर्ट की बात बताई थी अभी, विशेष न्यायालय होते हैं इनके लिए, जो केसेस होते हैं ये लोकपाल के पास। जो भ्रष्टाचार निरोधक जो है अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रकरण निस्तारित करने के लिए, केस
केस के लिए केंद्र सरकार लोकपाल की सिफारिश अनुसार विशेष कोर्ट गठित करेगी, विशेष कोर्ट बनाए जाएंगे। विशेष न्यायालय सामान्यतः ऐसे प्रकरणों, ऐसे केसेस का ट्रायल 1 वर्ष में कर लेंगे तथा आवश्यकता होने पर ये अवधि 3-3 महीने बढ़ाई जा सकती है और कुल 2 वर्ष तक होगी, 2 वर्ष को पार नहीं करेगी। मतलब कोई भी केस होया और लोकपाल के पास आया, वो मैक्सिमम 2 साल में जो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसे तो कोशिश होगी 1 साल में हो जाए, या हो सकता कोई केस ऐसा बढ़ जाए, उसकी जांच लंबी चलती है तो 2 साल से ऊपर नहीं होगी। और यदि कोई केस राज्य सरकार से संबंधित है तो लोकपाल का अधिकारी विशेष कोर्ट से प्रार्थना पत्र देकर राज्य सरकार से परीक्षण कराने या कदम उठाने की मांग कर सकता है। कार्यप्रणाली कैसे काम करती है? लोकपाल का क्षेत्राधिकार बेंचेज के माध्यम से जो है निर्धारित होगा। बेंचेज मतलब जैसे इसके 9 मेंबर हैं, कोई केस आया है तो 2 मेंबर का बेंच बना दिया, 3 मेंबर का बेंच बना दिया, 4 मेंबर्स का बेंच बना दिया, ठीक है ना। इस तरीके की बेंचेज होती हैं। बेंच की संरचना को अध्यक्ष से जो है निर्धारित करेंगे। अध्यक्ष होगा, सर्वा वो डिसाइड करेगा, जिसमें एक बेंच अध्यक्ष और 2 या अधिक जो है सदस्य इससे मिलकर बनेंगे। मतलब एक बेंच के अंदर इसमें डिसाइड करेगा भाई 3 जो है इसमें मेंबर्स होंगे, ठीक है। प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य अवश्य होगा, जुडिशरी का। जिस बेंच में लोकपाल अध्यक्ष सम्मिलित होगा वह बेंच की अध्यक्षता करेगा। जिसमें अध्यक्ष जो है लोकपाल बेंच का मेंबर होगा तो वो अध्यक्ष ऑटोमेटिकली हो जाएगा। किसी पद में यदि लोकपाल का अध्यक्ष न है तो उसमें न्यायिक सदस्य ही अध्यक्ष होगा, ये ध्यान रखना। सामान्यतः लोकपाल की बेंच नई दिल्ली में बैठे, किंतु लोकपाल चाहे तो उसे किसी दूसरी जगह भी जो है स्थापित कर सकता है। बेंचों के गठन तथा पुनर्गठन की शक्तियाँ लोकपाल के अध्यक्ष में होंगी। किसी प्रकरण में, किसी केस में यदि अध्यक्ष या सदस्य को लगे कि प्रकरण या केस 3 या अधिक सदस्यों की बेंच में जाना चाहिए तो लोकपाल के अध्यक्ष उसे स्थानांतरित कर सकेंगे। मान लिया किसी बेंच के अंदर 3 मेंबर्स हैं, अगर ऐसा लगता है कि 5 मेंबर का बेंच होना चाहिए तो वो कर सकता है, यह अध्यक्ष के पास इसकी पावर है। लोकपाल का अध्यक्ष बेंचों के क्षेत्राधिकार या कार्य का आवंटन करेगा। शिकायतकर्ता या लोक सेवक की प्रार्थना पर सुनवाई करने के पश्चात लोकसभा का अध्यक्ष किसी प्रकरण को दूसरी बेंच में स्थापित कर सकेगा। किसी बेंच में सम संख्या मतलब कि 4 मेंबर्स हैं, तो अगर उसमें बराबर हो जाएं तो केस का तो डिसीजन नहीं होगा उसमें, तो फिर उसमें क्या है कि अध्यक्ष अपना वोट देगा, उसमें जिस तरफ दे देगा वो वोट तो वो केस उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए अधिनियम के अध्याय 7 धारा 20-23 में प्रारंभिक जांच तथा अभियोजन प्रक्रिया का वर्णन जो इस प्रकार किया गया है, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निकल सी बातें लगेंगी आपको, लेकिन जो मेन बातें हैं वो अपना ध्यान रख लेना इसमें। किसी शिकायत की प्राप्ति पर लोकपाल किसी लोक सेवक के विरुद्ध अपने जांच खंड या किसी अभिकरण लाइक CBI सहित प्रारंभिक जांच के आदेश देगा ताकि प्रथम दृष्टया प्रकरण में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जा सके। मतलब लोकपाल काम कैसे करेगा, ठीक है ना, CBI के माध्यम से CBI को आदेश दे देगा भाई आप ये केस है इसको हैंडल करो। यदि प्रथम दृष्टया आधार दिखता है तो किसी अभिकरण से अन्वेषण का आदेश करेगा। अगर पहली बार में लगता है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार में जो है इसकी आशंका है इस केस के अंदर, तो जो है वो आगे कार्रवाई करेगा CBI। लोकपाल किसी केस की श्रेणियों में प्रारंभिक जांच कराने का निर्णय करता है तो ABCD गए श्रेणी के लोक सेवकों के केस केंद्रीय सतर्कता आयोग को जांच हेतु भेजेगा तथा आयोग इसकी रिपोर्ट लोकपाल को देगा। तो मैंने बताया CBI और जो CVC हैं ये दोनों लोकपाल के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। ये जो है जांच करके जो CVC है ये लोकपाल को देगा, लेकिन CBI की जांच थोड़ी सी पावरफुल होती है, वो उसमें एक्शन लेता है और कोर्ट में भी वो केस रखता है। CVC जो है सिर्फ लोकपाल को ही अपना केस जो है वो रिकमेंडेशन देता है, एक रिपोर्ट जो है उसको देखता है। इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ने से पहले लोकपाल संबंधित लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगेगा। बताओ भाई कि आपके खिलाफ ये चार्जेज हैं, ताकि निश्चित हो सके कि लोक सेवक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अन्वेषण का आधार बनता है कि नहीं बनता। उससे मांगेगा वो स्पष्टीकरण, तो कोई भी सरकारी अधिकारी है, ऊपर वाला ऑफिसर भी उससे मांगता है बताओ भाई आप लिखित में दोगे आपने काम किया है कि नहीं किया है, किया है तो क्यों किया है, ठीक है ना।
सामग्री सूचना दस्तावेज, उसके बाद वो स्पष्टीकरण आ जाता है, जितनी भी सूचना उसके पास होती है तो वो क्या है कि उसमें फिर वो डिसाइड करता है लोकपाल के भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है। और कोई जो उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसके ऊपर, उससे भी जो है कमेंट मांग लेता है लोकपाल। ठीक है। तथा 60 दिन के अंदर उन्हें लोकपाल को टिप्पणी प्रस्तुत करनी होगी। बताइए भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करें ना करें, क्यों ना करें, है क्या आपने इसके खिलाफ क्या किया है। तो ये सारी सूचना जो है लोकपाल के पास होगी, उसके बाद वो डिसाइड करता है क्या करना है। ठीक है। सक्षम अधिकारी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात है कि मान लिया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ चार्जेज हैं, उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट आती है तो मतलब जो 60 दिन का टिप्पणी मांगी जाएगी कि भाई आप बताएं कि भाई ये कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए, ये केस है, आपका इसमें क्या मत है। तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो है लोकसभा, और जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उसके लिए प्रधानमंत्री कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो लिख के देगा। और मंत्री परिषद के अलावा जो सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, तो राज्यसभा के मामले में सभापति, लोकसभा के सांसदों के लिए लोकसभा का अध्यक्ष कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो टिप्पणी करके देगा, जो लिखित में देगा कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। ठीक है। मंत्रालय विभाग के अधिकारी, संबंधित जो है मंत्री, मान लीजिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसके अंदर कोई IAS ऑफिसर है या दूसरे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने कोई काम ऐसा किया, उनके खिलाफ कंप्लेंट है, तो उसके लिए जो टिप्पणी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो कौन होगा, वो मंत्री होगा। वो अपने कमेंट्स लिख करके देगा उस केस से रिलेटेड लोकपाल को। बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कंपनी, सोसाइटी, ऑटोनोमस संस्था, इनके जो अध्यक्ष सदस्य हैं उससे संबंधित मंत्रालय वो टिप्पणी देगा। अगर उपयुक्त 5 का कोई अधिकारी, तो संबंधित निकाय का मुखिया, ऊपर वाले जो है ना उपयुक्त 5। ठीक है। और उसके बाद है अन्य विभाग या प्राधिकरण, जैसे केंद्र सरकार जो है निर्दिष्ट करे। थोड़ा सा टेक्निकल होगा आपके लिए है। और आगे देखें लोकपाल की कम से कम 3 सदस्यीय बेंच जांच खंड या अन्य जो अभिकरण की जो रिपोर्ट प्राप्त करके और संबंधित लोक सेवक का पक्ष सुनकर यह निर्णय करेगी क्या प्रथम दृष्टया कोई केस बनता है या नहीं बनता है। ठीक है ना। या निम्नांकित में से कोई विचार करेगी। देख, किसी अभिकरण या CBI द्वारा अन्वेषण करवाना, ये डिसाइड करेगी भाई इन्वेस्टिगेशन करानी है कि नहीं करवानी है CBI से। विभागीय कार्रवाई या सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध अन्य समुचित कार्रवाई करना। लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी या मंत्री वगैरह कोई भी, लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई को बंद करना या शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करना। सामान्यतः सभी प्रारंभिक जांच शिकायत प्राप्ति के 90 दिन के भीतर कर ली जाएंगी तथा देरी का कारण लिखित में जो है लिया जाएगा। 90 दिन के अंदर सारी कार्रवाई हो जाएगी। अगर देर होती है तो लिखित में देना पड़ेगा। यदि लोकपाल केस में आगे बढ़ने का निर्णय ले, अगर लोकपाल को लगता है केस में आगे बढ़ना चाहिए, तो संबंधित अभिकरण CBI को 6 माह के भीतर जो है ये जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो है निर्देश देगा। देरी का कारण जो है लिखित में लेकर लोकपाल यह अवधि 6 माह और बढ़ा सकता है। CBI लिखित में दे दे भाई इस तरीके की प्रॉब्लम है और ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ निकल रहा है, तो लिखित में देना पड़ेगा। और उसके बाद है संबंधित जांच कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करके उसकी एक प्रति लोकपाल को देगा। ये CBI जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है उसकी जो कोर्ट में जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसकी एक रिपोर्ट की जो कॉपी है लोकपाल को भी देगा। लोकपाल के कम से कम 3 सदस्यों की एक बेंच ऐसी रिपोर्ट पर लोक सेवक का पक्ष उसके सक्षम अधिकारी से टिप्पणी लेकर ये निम्नलिखित निर्णय लेगी। अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने तथा अभियोजन की स्वीकृति। अभियोजन, अन्वेषण अभिकरण, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर CBI को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने या अभियोजन की स्वीकृति कि भाई केस करना कि नहीं करना। ठीक है ना। संबंधित लोक सेवक के समक्ष सक्षम प्राधिकारी को विभागीय कार्रवाई या अन्य समुचित कार्रवाई के निर्देश। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो कोई केस है तो उसकी कार्रवाई के लिए जो है वो उसके ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उनको वो कह सकता है। ठीक है। लोकपाल अपनी वेबसाइट पर लंबित
मामले और निपटाए गए मामले उनकी डिटेल डालेगा। किसी भी केस के मूल रिकॉर्ड लोकपाल जो अपने पास रखेगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर लोकपाल ऐसे किसी व्यक्ति को जिसकी प्रतिष्ठा किसी प्रकरण से प्रभावित होती है उसे प्रारंभिक जांच में पक्ष प्रस्तुत करने, सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के खिलाफ कंप्लेंट आई और लोकपाल इन्वेस्टिगेशन, भाई उसको भी तो मौका देगा। आप भी तो बताइए भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है, आपका पक्ष क्या है इसमें। ये प्राकृतिक न्याय नहीं भाई किसी कंप्लेंट आई अरेस्ट किया जेल में डाल दिया, ये तो एक तरफा काम हो गया ना। तो प्राकृतिक न्याय क्या है भाई, अगले को भी मौका दें। आगे देखते हैं इसमें लोकपाल के कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतें। ठीक है, लोकपाल के जो अपने कर्मचारी उनके विरुद्ध लोकपाल या इससे संबंधित जो सीबीआई के कार्मिकों के विरुद्ध शिकायत हो तो वह भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत ली जाएगी तथा शिकायत प्राप्ति के 30 दिन के भीतर लोकपाल जो है जाँच पूरी करेगा। उसे लगे कि आरोपी कार्मिक जांच को प्रभावित कर सकता है, साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, तो उस कर्मचारी को निलंबित करने के आदेश दे सकते हैं। ठीक है, प्रथम दृष्टया अगर आरोप सही लगे तो 15 दिन के भीतर जांच पूरी व अभियोजन की कार्रवाई, केस करने की कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहेगा। ऐसे कार्मिक का पक्ष भी सुना जाएगा। परिसंपत्तियों घोषणा अधिनियम 11 धारा 44-45 सभी लोक सेवकों द्वारा उनकी परिसंपत्तियों की घोषणा का प्रावधान करता है। भाई जो भी कर्मचारी लग रहे हैं सरकार ने क्या रखा है, जो खरीदो बेचो वो सब का सब घोषणा करनी पड़ेगी, वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। प्रत्येक कार्मिक पद ग्रहण करने तथा प्रतिज्ञान करने के 30 दिन के भीतर, जैसे ही आपने पद लिया 30 दिन के भीतर घोषणा करना पड़ेगा मेरे बच्चे मेरे पत्नियों के खिलाफ पास कितनी प्रॉपर्टी है, आश्रित हैं या कोई। पहले से सेवारत कर्मचारी इस अधिनियम के लागू होने के 30 दिन के भीतर घोषणा करेंगे। ऐसा विवरण प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रालय या विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी वेबसाइट पर ऐसे विवरण प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक जो है वो प्रदर्शित हो जाएं। यदि कोई लोक सेवक ऐसी सूचना नहीं देता है या गलत तथ्य देता है या संपत्ति छुपाता है तो भ्रष्ट तरीके से उसकी अर्जित जो है संपत्ति मानी जाएगी। उसने मतलब अगर सूचना ही नहीं देता मैंने प्रॉपर्टी प्लाट वहाँ खरीदा है तो भाई अगर लोकपाल को पता लग गया तो वो जो है उसकी भ्रष्ट मानी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अधिनियम के अध्याय कितना बन गया यो, अधिनियम के अध्याय 14 धारा 46-47 में झूठी शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। मान लिया किसी व्यक्ति ने झूठी कंप्लेंट कर दी मंत्री के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, ठीक है, या किसी मतलब कैसे करता है, चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, कोई बार कर देते हैं, मोस्टली आदत भी हमारे इंडियंस की हो, ठीक है, उसके खिलाफ या 1 वर्ष तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। विशेष कोर्ट के अलावा अन्य अदालतें ऐसे केसों का प्रसंज्ञान नहीं ले सकेंगी तथा झूठी शिकायतकर्ता के विरुद्ध प्रभावित लोक सेवक या लोकपाल जो है शिकायत करेगा। साथ ही झूठी शिकायतकर्ता उस लोक सेवक को क्षतिपूर्ति भी देगा। ठीक है ना, जिसने कंप्लेंट कर दी 1 साल की सज़ा, 1 लाख जुर्माना तो है ही। अगर किसी के मान सम्मान में कमी होती है तो भाई उसकी क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी उसने। ठीक है, यदि झूठी शिकायतकर्ता कोई संघ या संस्था है तो उसके प्रभारी, उसका अध्यक्ष होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दंडित किया जाएगा। अब अन्य प्रावधान में क्या है भाई, इसमें देख लें। लोकपाल प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाएगा, जिसमें लोकपाल की उन सलाहों को जो सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं उनके कारणों सहित संसद में रखवाएगा। क्योंकि लोकपाल जो सरकार को जो रिकमेंडेशन सलाह देती है अगर नहीं मानती है तो वो लोकसभा में डिस्कशन होएंगी कि भाई ये माननी क्यों नहीं आपने। अपोजिशन वाले कहेंगे भाई सलाह तो बढ़िया दी थी, तो वहाँ डिस्कशन होएगा। लोक प्राधिकरणों जो सरकारी संस्थाएं हैं, लोक सेवाएं प्रदायगी जन प्रतिवेदन निवारण से संबंधित कानूनों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे निर्णय जो भ्रष्टाचार निरोधी दायरे में हो के क्रम में लोकपाल अंतिम अपील प्राधिकरण होगा। टेक्निकल बात है, थारी भी समझ में आई होगी। लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्मिक लोक सेवक माने जाएंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार से संबंधित किसी ऐसे प्रकरण की सुनवाई या जांच लोकपाल नहीं करेगा जो 7 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। इस कानून के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य लोकायुक्त की स्थापना करेगा। यदि ऐसी संस्था राज्य में न हो
सारे राज्यों में बढ़ा दी गई हैं लोकपाल वगैरह। देखो ये एक चीज़ इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है, लोकपाल एक अच्छी संस्था बनाई गई है, लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है। बिल्डिंग बना दी, टूट गई, पुल बना दिया, टूट गया, उनका क्या हुआ? जिन्होंने ठेकेदार थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, सरकारी अधिकारी हैं, भाई जिम्मेदार तो वही हैं, देखने तो बिल तो उन्होंने पास करे होंगे। तो ये लोकपाल जैसी संस्थाएं फिर कहाँ चली गई, क्या है इसका मतलब? ये बना तो दी गई है ना, लेकिन इनके पास पावर्स नहीं है। ये दिखाने के लिए है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो मैंने बताया था इसी टॉपिक में स्टार्टिंग में, यूनाइटेड नेशंस का जो करप्शन वाला जो कोई भ्रष्टाचार का कोई जो एग्रीमेंट्स वगैरह उस पर साइन कर रखे हैं इंडिया ने, है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। और दूसरा, कोई कंप्लेंट करेगा, भाई कंप्लेंट करेगा ही क्यों? किसी मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, IAS IPS के खिलाफ कोई गरीब आदमी कंप्लेंट कर सकता है? मतलब ही नहीं बनता। अगर कर भी दे, इसमें ये प्रावधान डाल दिया कि उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी, वो कैसे साबित करेगा, है ना। और लोकपाल के पास तो पावर ही कहाँ है। लोकपाल तो आप समझ ही रहे हो भाई, एक तरीके से पॉलिटिकल पोस्ट होगी है। अपने किसी साथी को अपना लोकपाल बना दो पॉलिटिकल पार्टी का, ले भाई तू वहाँ बैठ जा, 2-3 लाख रुपए सैलरी ले, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सारी चीज़ें होंगी तेरे पास। तो अब ये देखोगे भाई आगे ये तो लोकपाल के बाद जो सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद राज्यों के अंदर लोकायुक्त की स्थापना, हरियाणा के अंदर भी लोकायुक्त है। सबसे पहले ओडिशा राज्य ने 1970 में लोकायुक्त कानून पास किया था, लेकिन ये संस्था उसने 1983 में बनाई। कानून तो पास कर दिया लेकिन बनाई 83 में। महाराष्ट्र ने सन 1971 में सबसे पहले लोकायुक्त संस्था गठित करी। उसके बाद बिहार 73 में, राजस्थान 73, तमिलनाडु 74, जम्मू कश्मीर 75, मध्य प्रदेश 81, आंध्र प्रदेश 83, केरल 83, हिमाचल 83, कर्नाटक 84, असम 85, गुजरात 86, पंजाब 95 है। तो ये इस तरीके से ये जो है इन्होंने संस्थाएं बनाई है। अब इनमें क्या है कि नाम की भी भिन्नता है। ओडिशा एवं पंजाब में लोकपाल, शेष राज्यों में लोकायुक्त। उप लोकायुक्त का भी प्रावधान है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, केरल, कर्नाटक, असम, इनके अंदर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर, और एक वो टीम होगी पूरी की पूरी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधायिका में प्रतिपक्ष के नेता से परामर्श के बाद, राज्य विधायिका में प्रतिपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य नहीं भाई नहीं। आंध्र प्रदेश में ऊपर वाला क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधायिका में प्रतिपक्ष के नेता से परामर्श के बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, केरल, पंजाब, असम, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ये तो इनमें अपॉइंटमेंट होगी। सी राज्य विधायिका जो विधानसभा होती है, उसमें जो ओपोजिशन का लीडर होता है, उसमें जो है परामर्श अनिवार्य नहीं है आंध्र प्रदेश के अंदर। बाकी ऊपर वाला तो है। विधायिका के दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष से भी परामर्श आवश्यक, वो कर्नाटक। ठीक है। योग्यताएं क्या होगी? न्यायिक योग्यता अनिवार्य है भाई। कहाँ? मतलब जज होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। विशिष्ट योग्यताएं नहीं, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान नहीं। कार्यक्षेत्र, मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में। कहाँ? कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात। पूर्व मंत्री एवं पूर्व लोक सेवक भी दायरे में, वो महाराष्ट्र। विधायक भी दायरे में, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश। मंत्री, विधायक, स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के विरुद्ध जांच नहीं, जहाँ जांच नहीं होगी। मंत्री, विधायक और स्थानीय, वो राजस्थान है। स्वप्रेरणा से जांच नहीं कर सकता, सुमोटो नहीं ले सकता कि भाई लोकायुक्त अपने आप जांच नहीं कर सकता। वो कहाँ भाई? असम, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों के साथ साथ कुप्रशासन की भी जांच भी करता है। कहाँ करता है? असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और इनमें जो लोकायुक्त का जो कार्यकाल है 5 वर्ष, या जो मैक्सिमम उसकी एज है वो 65 वर्ष की होगी। ठीक है। और इनको हटाने की वही प्रक्रिया मानी जाएगी जो फिर लोकपाल के लिए है। और लोकायुक्त को लोक सेवकों के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में आरोप एवं शिकायत प्राप्त कर जांच करने का अधिकार है। स्वयं या अन्य व्यक्तियों के लाभ या पक्षपात के लिए अपने पद का दुरुपयोग,
दूसरे व्यक्ति की क्षति या अभाव का कारण बना हो, किसी का नुकसान कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, ठीक है। सरकारी कर्मचारी के रूप में व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए काम किया है, अनुचित, ठीक है। आगे भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी हो या सरकारी पद पर ईमानदार ना रहा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। ज्ञात आय से असंगत संपत्ति, मतलब सैलरी तो 50,000 रुपये है, 1 करोड़ की कोठी बना रखी, कहाँ आ गया वही पैसा, जांच तो होगी। और परिवार के सदस्य हैं, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, माँ है, उनके पास भी संपत्ति, उनकी भी जांच होगी भी कहाँ से आई। जिस पद पर वह, उस पद पर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के आचरण के मानदंड के अनुसार, भाई जो जिस पद पे जो पावर्स दी गई हैं, जो वहाँ की उसकी कोड ऑफ कंडक्ट है, काम करने का तरीका होता है, सिविल सर्विस का कोड होता है, उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ऊपर भी उसमें भी लिख सकते हो आप, ये लोकपाल वाले में। आगे, इसी प्रकार शिकायत शब्द का अर्थ किसी नागरिक द्वारा किए गए उस दावे से जो उसको कुप्रशासन के कारण प्रस्तुत करना पड़ा है। कुप्रशासन का अर्थ, चलिए ये बहुत सारी जो है चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, ठीक है। ये लोकपाल लोकायुक्त के लगभग सेम से ही कार्य हैं भाई। सुझाव भी दिए गए हैं कि भाई इसमें क्या इस कहते हैं भाई इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसको पावर्स दी जाए। मेन तो सुझाव इसका यही है, इसको संविधान का दर्जा दिया, पावर्स दी जाए। दुनिया भर का भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार, गली में मोहल्ले में कौन सा डिपार्टमेंट है जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं भाई, है ना। तो कार्रवाई, इसको कम से कम ताकत तो दी जाए, इसको पावर्स तो दी जाए भाई किस तरीके से। देखिए चलो, मैंने ये टॉपिक डिस्कस करा, बहुत सारी टेक्निकल सी बातें रही होंगी, लेकिन आपने जो मेन चीज़ जो इसका ध्यान रखना है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लोकपाल लोकायुक्त क्यों बनाया गया है। कुप्रशासन, ठीक है ना, जो गलत तरीके का प्रशासन है, भ्रष्टाचार का जो प्रशासन है, उसके खिलाफ जो शिकायतें आएंगी, है ना, उनको जो उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, और उन्होंने जो प्रॉपर्टी जमा कर रखी है उसको जो है उस पर कब्ज़ा करना, ठीक है ना, और अपने अंडर लेना उस प्रॉपर्टी को, और उन अधिकारियों को जो है सज़ा दिलवाना। तो मेन चीज़ यही है इसकी। तो थोड़ा समझ लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना ज़रूर, मुझे बताना कि भाई क्या चीज़ समझ में नहीं आई इसमें। थैंक यू।